हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी रेगुलेशंस 2022 के बारे में। तो आपके जो पीएचडी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अब चेंज हो चुके हैं। तो काफ़ी आपके मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे देखे हैं इम्पॉर्टेंट, तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि यूजीसी ग्रांट कमीशन, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022 अब आपके ये हो गए हैं। पीएचडी डिग्री से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं वो चेंज हो चुके हैं। इनसे पहले जो आपके रूल्स थे वो चलते थे 2016 के अकॉर्डिंग। तो यानी कि आपसे पहले आपके 2016 में चेंजेस हुए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस में पीएचडी के, और अभी तक आपके वही रूल्स चल रहे थे। तो अब आपके चेंजेस हो चुके हैं। 2022 में आपके अब रेगुलेशंस अलग से चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके क्या क्या चेंजेस हैं, यूजीसी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे बताया है कौन कौन से एरिया में। एक तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में किया है कि कौन कौन एलिजिबल है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। दूसरा है कि एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, उसमें भी चेंजेस किए हैं। और फाइनली आपके इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में, यानी कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी प्रोग्राम कर रहे हो वहाँ पे आपके इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे थोड़े से आपके चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे पॉइंट कवर किए हैं, जिसमें कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट और गुड न्यूज़ जो है वो है कि जो भी स्टूडेंट्स, पहले क्या था रिक्वायरमेंट, आपका एलिजिबिलिटी क्या थी, पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास मास्टर्स होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो पहले ये रिक्वायरमेंट था कि आपके पास मास्टर्स ज़रूर होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं, और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एक बेनिफिट दे दिया है कि जिन भी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स का 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर्स नहीं, आपकी अंडर ग्रेजुएशन बोला है कि जिनका भी 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन है वो भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम में। तो कितना बढ़िया कर दिया है ये कि ज़रूरी नहीं है अब आपको कि मास्टर्स आपके पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ये है कि 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएशन आपके पास अगर है तो आप उसके बेसिस पे भी पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। इसी के रिलेटेड आपका नेक्स्ट है कि जो भी कैंडिडेट जिनके पास आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के बेस पे एडमिशन ले रहे हैं तो उनके कम से कम 75 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है अंडर ग्रेजुएशन वालों को। तो थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज आपका हाई रख दिया है कि आपको 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, जो कि आप एग्रीगेट बता सकते हो, क्योंकि आपका जो भी अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो एग्रीगेट करके आपको परसेंटेज दिया जाता है ना। तो आपके 4 ईयर का एग्रीगेट मार्क्स 75% होना चाहिए तो ही आप एडमिशन ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में ग्रेड वगैरह मिलते हैं तो आप उनको कन्वर्ट करके देख सकते हो कि 75% आपका कौन से ग्रेड स्केल पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 75% मार्क्स बोला है अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के बेस पे पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो। उसके अलावा अगर वो कैंडिडेट्स जिनके 75% मार्क्स नहीं है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, मान लो आप अंडर ग्रेजुएशन के बेस पे ले रहे हो और आपका 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएशन है उसमें आपके 75 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल आपको करना है, पीएचडी आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे है सी हैज़ टू या शी और ही हैज़ टू परस्यू अ 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम एंड स्कोर एटलीस्ट 55%। मान लो आपने 4 साल अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपके 75% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको फिर 1 साल की मास्टर्स करनी होगी, जिसमें आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स लाने होंगे अगर आपको फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेनिफिट अंडर ग्रेजुएशन के लिए। तो और क्या है आपका, द न्यू रूल्स डिसकॉन्टिन्यू द एमफिल प्रोग्राम ऑल टुगेदर, कि अब ये जो नया रूल आया है आपका रूल्स एंड रेगुलेशन 2022, इसके अंदर आपके एमफिल प्रोग्राम को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया है, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है एमफिल प्रोग्राम। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि कन्फ्यूज़न हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो ऑलरेडी एमफिल कर रहे हैं उनका क्या। तो देखिए जी, जो ऑलरेडी एमफिल कर रहे हैं उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, उनको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेशन ही अब आए हैं और आप ऑलरेडी एमफिल कर रहे हो तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे बोला है आपको इसके लिए कुछ वो नहीं है कि आप तो अपना पूरा करोगे, जो भी एमफिल है आप अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको तो पूरा टाइम दिया जाएगा, आप कंप्लीट करोगे एमफिल, लेकिन आगे से जो अब लेने वाले हैं एडमिशन, आगे से आपकी ये डिसकंटिन्यू की जा रही है तो एमफिल आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
जो कर रहे हैं उनको कंप्लीट करना है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो करना चाहते हैं अब उनके लिए ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आपकी एमफिल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप पीएचडी ही कर सकते हो। इसके अलावा और जो चेंजेस हैं जो है आपका, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस विल बी फ्री टू एडमिट स्टूडेंट्स थ्रू द नेट JRF रूट एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी ये वाला भी बहुत क्वेश्चन होता है स्टूडेंट और कैंडिडेट्स के दिमाग में कि मैम क्या अगर हम पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं क्या ज़रूरी है कि हमने नेट क्लियर किया हो या JRF क्लियर किया हो? तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपने नेट एग्ज़ाम दिया हो तो ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि यूजीसी ने बोल दिया है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, जो कि आपका पहले भी होता था ये, कि आप फ्री हो, आप नेट के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो और अपने भी खुद एंट्रेंस कंडक्ट करा सकते हो, उसके बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपको नेट अपीयर करना है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी पे फोकस कर रहे हो, जैसे मान लो आप JNU यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो पीएचडी, तो ज़रूरी नहीं है आपको नेट देना होगा। आप क्या करो, JNU का जो भी पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए तैयारी करो, उस एग्ज़ाम में अपीयर करो, उसको पास करो, उसके बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो अपने खुद से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, तो उनको उनके कैंडिडेट्स को अगर जो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंस्टीट्यूशन अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा रही हैं, तो आपको क्या करना है, फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेट हो, आप उनके एग्ज़ाम को क्लियर करो और डायरेक्ट अपना एडमिशन ले लो। ठीक है, उसके अलावा है कि जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, तो उनके लिए कुछ रेगुलेशंस हैं यहाँ पे कि उन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को अपने एंट्रेंस टेस्ट में 50% जो क्वेश्चंस हैं वो रिसर्च मैथडोलॉजी के रखने हैं और जो 50% हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रखने हैं। जैसे कि जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो उनमें से 50 क्वेश्चन जो हैं वो रिसर्च के ऊपर होने चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मैथडोलॉजी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और जो भी वो 50 क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, जिस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई करने वाला है। मैनेजमेंट हो सकता है, कॉमर्स, आपका इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ऐसे आपके। तो 50% सब्जेक्ट आपके रिसर्च के ऊपर होने चाहिए और 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, उसके अलावा इन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को ये भी बोला है कि अगर आप अपने एंट्रेंस टेस्ट कराते हो तो उनमें आप वेटेज किस तरीके से रखोगे। 70% का वेटेज तो आप दोगे किसको, रिटन टेस्ट को, जो भी आपके MCQ या रिटन टेस्ट आप ले रहे हो। ठीक है, MCQ हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, प्रॉपर वो मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। तो 70% का जो वेटेज है वो रिटन टेस्ट को दिया जाएगा और रिमेनिंग 30% का इंटरव्यू पे। अगर आपने नेट क्लियर किया हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे जाओ, आप इंटरव्यू, मतलब जो भी आपकी मेरिट लगती है उसके बेस पे आपको केवल इंटरव्यू देना है। लेकिन जो भी किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस अपेयर कर रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो 70% तो रिटन टेस्ट देखेंगे और 30% आपका इंटरव्यू के बेस पे। तो वेटेज आपका 70:30 है जो वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन नाउ एनरोल इन पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम्स। तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग में हैं, जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो वो भी PhD प्रोग्राम में एनरोलमेंट कर सकते हैं। किस बेसिस पे, लेकिन पार्ट टाइम बेसिस पे, फुल या रेगुलर टाइम पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम वो कर सकते हैं और उसमें एनरोल आराम से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उन कैंडिडेट्स को NOC सबमिट करना है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो करना चाहते हैं PhD, वहाँ कहाँ से NOC आप लोगे, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि आप पार्ट टाइम PhD कर रहे हो, तो NOC आपको लगाना होगा। तो ये आपके 2 और हैं। इसके अलावा आपके 3 और चेंजेस जो हैं वो है, सबसे पहला कि अब आपको जो है, पहले क्या होता था, जब आप अपनी फाइनल थीसिस वगैरह सबमिट करने जा रहे हो उससे पहले आपको अपनी रिसर्च आर्टिकल को, ठीक है, पब्लिश करना होता था पेयर रिव्यूड पब्लिकेशन में। मतलब आपको थीसिस सबमिट करने से पहले पब्लिकेशन में अपने जो भी आर्टिकल हैं, रिसर्च आर्टिकल, उनको पब्लिश कराना ज़रूरी होता था या उनको कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट करना ज़रूरी होता था। ठीक है, मैंडेटरी था ये। लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पब्लिश करना है अपना रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, तो ये पब्लिकेशन का जो मैंडेटेशन था कि थीसिस सबमिट करने से पहले मस्ट, वो जो है वो आपका रिक्वायरमेंट हटा दिया गया है।
ठीक है। और नेक्स्ट है आपका यूजीसी हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू रिक्वायरमेंट फॉर पीएचडी स्कॉलर्स। यहाँ पे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो ऑलरेडी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट यहाँ पे यूजीसी ने बोला है कि जो भी इंस्टीट्यूशन ये कंडक्ट करा रहा है पीएचडी प्रोग्राम अपने यहाँ, तो उनको पीएचडी स्कॉलर्स को ट्रेन करना होगा टीचिंग में। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देनी है कि किस तरीके से टीचिंग की जाती है, एजुकेशन कैसे दी जाती है, पेडागॉगी से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, जो भी उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है उस पर उन्हें ट्रेन करना होगा। ठीक है, उनकी डॉक्टरल पीरियड पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है कि पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए इन फील्ड में, ताकि उनको एक अच्छा जो है एक्सपीरियंस मिल सके, है ना। तो यहाँ पे उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट कर दिया है कि आप पीएचडी स्कॉलर्स को, चाहे उनका डिसिप्लिन कोई भी है, उनको ट्रेनिंग लेनी होगी टीचिंग, एजुकेशन, पेडागॉगी वगैरह में। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया है कि दे में ऑल्सो भी असाइन 4 to 6 आवर पर वीक, कि वो एक हफ्ते में 4 से 6 घंटे में कम से कम उनको इन चीज़ों पे जो है टाइम अपना इन्वेस्ट करना ही करना है ना। टीचिंग में, रिसर्च असिस्टेंटशिप में, और ट्यूटोरियल या लेबोरेटरी वर्क आपके होते हैं जो, उनमें कम से कम आपको उनको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और अपडेट्स थे पीएचडी रेगुलेशन 2022 से रिलेटेड। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जो भी आपके पीएचडी रेगुलेशन 2022 में हैं। ठीक है, और होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस टाइप की वीडियोस के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।